हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग आज अपने NIOS के सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यता। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो 2 अंक वाले हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और ना केवल पढ़ेंगे और बहुत ही समझदारी से हम इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखो, मैं पहले आपको बता दूं चैप्टर को शुरू करने से पहले कि मैंने जितने भी इससे पहले वीडियो बना दिए हैं, मैंने चैप्टर 1 2 ये सेकंड चैप्टर का वीडियो है, इसके आगे की भी वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। और उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारे चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन वीडियोस की, तो वो पीडीएफ आप मेरे को व्हाट्सएप करके मैं इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, ठीक है, जा करके ले लीजिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है, भौगोलिक विविधता के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक विविधता, देखिए हिस्ट्री में हम भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, इतिहास में आपको यह पता है कि हमारे देश के अंदर समय समय पर कई सारे लोग आते रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको पढ़ने के लिए, हमारे भूगोल को, इतिहास को जानने के लिए भूगोल बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो भारत की भौगोलिक विविधता मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटी गई है। पहला, उत्तर में हमारे हिमालय है, फिर हिमालय के नीचे दक्षिण में उत्तर के भारतीय मैदान है। ये जो मैदान है, क्योंकि नदी द्वारा लाए गए मालगाज से बनी हुई है, इसीलिए इसे कहते हैं हम नदी तटीय मैदानी क्षेत्र। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत। क्या है बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हिमालय पर्वत क्षेत्र की लंबाई ज्ञात कीजिए। हिमालय जो क्षेत्र है हमारा, हिमालय पर्वतमाला, इसकी टोटल लंबाई है हमारी 24,000 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 24,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय पर्वत क्षेत्र जो है विश्व की विशालतम और उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं की एक माला है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? जिसकी लंबाई लगभग हमारी 24,000 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित मुख्य पहाड़ी रास्ते, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिम में कौन कौन से महत्वपूर्ण रास्ते हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से कई रास्ते आते हैं। अफगानिस्तान के जरिए, ईरान के जरिए मध्य एशिया को जोड़ने वाले हमारे कई मुख्य क्या है? मार्ग है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? उत्तरी वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग में गंगा नदी के किनारे, देखिए एक तो हमारा वैदिक काल, आगे मैंने पढ़ा रखा है इस चैप्टर को। वैदिक काल के बाद आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में जो ज्यादातर लोग थे वो हमारे कहां पर रहते थे? वैदिक काल में ज्यादातर लोग हमारे रहते थे सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे, बोले तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में। और उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के किनारे लोग आ गए थे वैदिक सभ्यता के। उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में कौन से लोग निवास करते थे? तो उत्तर वैदिक युग में गंगा नदी के ऊपरी मैदानों में आर्य लोग निवास करते थे। कौन से लोग निवास करते थे? आर्य। उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग निवास करते थे गंगा के उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने वाली नदियां। देखिए, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की क्या राजधानी थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को कौन कौन सी नदियां सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो पाटलिपुत्र को गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, ये नदियां ना केवल इसको सुरक्षा प्रदान करती थी, और बल्कि बाबू ये संचार सुविधाएं भी उपलब्ध कराती थी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मगध को लोहा, अयस्क और लकड़ी की आपूर्ति किस, मगध जो था जिसकी राजधानी शुरू में राजगाह थी, बाद में क्या हो गया था? पाटलिपुत्र। तो मगध को लोहा कहां से मिलता था और लकड़ी कहां से मिलती थी? मगध को जो लोहा मिलता है ये पहाड़ी क्षेत्र से मिलता था, और लकड़ी की जो पूर्ति होती थी वो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो कपास की खेती के लिए हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, काली कपास मिट्टी, काली मिट्टी जो होती है ये सबसे अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भरूच क्या है? तो भरूच एक जगह है गुजरात में, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण समुद्री तट है, समुद्र का एक किनारा है
क्वेश्चन नंबर 9, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र में किन दो धर्मों का जन्म हुआ? तो मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र में बाबू बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ था। ठीक है बड़े भाइयों। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? त्राम लिपि से आप क्या समझते हैं? देखिए, त्राम लिपि एक प्रमुख त्राम लिप्ति, लिप्त जो है एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, लिप्त लिपि अलग है, लिप्त सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। ठीक है, त्राम लिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था जिसने बाबू व्यापारिक गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। त्रामलिप्त क्या था? त्रामलिप्त एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां होती थी, व्यापार होता था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, देखेंगे 11, प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिपि, लिखी हुई लिपि नहीं मिली है, अर्थात लिखा हुआ इतिहास नहीं मिला है, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक होता है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग उसे कहते हैं जिस युग में मनुष्य का जीवन शिकार पर आधारित था और मनुष्य पूरी तरीके से कैसा था? जंगली था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मध्य पाषाण युग से क्या समझते हो? तो देखिए, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का टाइम होता है उसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। वापस से सुन लीजिए, वापस से देखेंगे, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के टाइम को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसकी जो अवधि है वो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? त्राम पाषाणिक युग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो नव पाषाणिक युग के अंत में मानव ने तांबे का यूज करना शुरू कर दिया। जो नव पाषाणिक युग था उसके एंड में, आखिर में मानव ने तांबे का यूज करना शुरू कर दिया, परंतु काफी समय तक तांबे के औजार साथ साथ पत्थर के औजार का भी प्रयोग होता था, इसीलिए इसे कहते हैं त्राम पाषाण युग। मैंने अपने आगे की वीडियो में बता रखा है, जिस युग में तांबे और पत्थर का यूज होना शुरू हो गया था उसे त्राम पाषाण युग कहते हैं। और इसका काल जो है लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन पाषाण काल में मानव ने कौन सी दो प्रमुख मुख्य व्यवसाय क्या थे मानव के? तो प्राचीन युग में मानव के मुख्य व्यवसाय दो ही थे भाई, वो या तो शिकार करता था या तो भोजन को इकट्ठा संग्रह करता था। प्राचीन काल में, प्राचीन पाषाण काल में मानव दो ही चीज करता था, या तो शिकार करता था या तो संग्रह। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है मेरे को पता चल रहा है, पर देखिए आपकी पढ़ाई की बात है, वीडियो बड़ी हो जाए पर पढ़ाई कीजिए, जुनून से पढ़ाई कीजिए। एनओएस में एडमिशन लिया हमने, मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे कि भाई बिना मेहनत के पास हो जाएंगे, तो नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, इतनी वीडियो आपने देख लिया मतलब बहुत बड़ी बात है ना? नहीं तो कोई आज के टाइम पे किसी को इंस्टा रील्स और क्या कहते हैं अपनी इधर उधर की फालतू वीडियो देखने के अलावा कोई टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत बड़े आप लोग इतना अपना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 16, वे कौन से उद्देश्य थे जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने औजार बनाए? तो औजार क्यों बनाए गए? तो औजार बनाए गए शिकार करने के लिए, कटाई करने के लिए, खुदाई करने के लिए और अन्य यूज के लिए बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, पूरा पाषाण युग के मुख्य औजारों के नाम क्या है? कुल्हाड़ी है, विदारक है, ये गड़ांस है और करनत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मध्य पाषाण युग में औजारों को किस नाम से पुकारा जाता था? मध्य पाषाणिक युग में औजारों को सूक्ष्म औजार के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है मध्य पाषाणिक युग में निर्मित कुछ औजारों के नाम लिखिए। तो मध्य पाषाणिक युग में देखिए त्रिकोण, अर्धचंद्राकार, टिपेजिक जिज, ठीक है, ये ऐसे कुछ हथियार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा मध्य पाषाण। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मध्य पाषाणिक युग के किन्हीं दो स्थानों के नाम लिखिए। तो मध्य पाषाणिक युग के दो स्थान, एक तो है भीमबेटका, ठीक है, और एक है चोपाणी माडो कुछ और अजीब से नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा नव पाषाणिक युग के बारे में कुछ विशेषताएं। तो पहिए का आविष्कार हो गया था नव पाषाण में, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे। ठीक है, कला का विकास हुआ, मतलब घरों में पशु पालने लग गए, कृषि का आरंभ हुआ। नव पाषाण शब्द की रचना किसने की? तो नव पाषाण शब्द की जो रचना है ग्रीक नियोलिथिक का हिंदी रूपांतरण है। जो ग्रीक में नियोलिथिक शब्द होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या? नवपाषाण। नियोलिथिक का मतलब होता है निर्माण, जोन,
लुबाक द्वारा की गई थी। इस शब्द का निर्माण जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 23 देखेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवपाषाणिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? नवपाषाणिक युग में मनुष्य के जीवन जो कि महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तन दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नवपाषाण काल में बहुत सारी क्रांति हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस नवपाषाणिक युगीन स्थान, कौन सा नवपाषाणिक स्थान मिला है? तो एक है मेहरगढ़। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? त्राम पाषाण काल की दो विशेषताएं क्या है? त्राम पाषाण काल में ना देखो, तांबे और पत्थर के हथियार मिले हैं। और क्या हुआ था? मानव ने अनाज की खेती करनी शुरू कर दी, चौक के बर्तन बनाने लग गए। ठीक है, ये सब चीजें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्या कह रहा है? चट्टानों पर चित्रकारी और भित्ति चित्र किस काल में की विशेष कला है? तो ये चट्टानों पे जो चित्रकारी होती थी, ये मध्य पाषाण काल की होती थी। अच्छा, इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए, अब ये जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, अगर आपको बड़े क्वेश्चंस और जो आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स की वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे साथ देखिए पेड सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हैं। आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो देखिए, पूरी हिस्ट्री की ना हम तैयारी करवाते हैं। पूरी हिस्ट्री की तैयारी बस मात्र हमारे 300 रुपए में। देखिए, 300 रुपए का पेड कोर्स है हमारा। ठीक है, 300 रुपए दीजिएगा। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट लगते हैं, पर्सनल डाउट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है ये कि आपसे मैंने 3000 या 30,000 मांग लिए हूं। ठीक है, 300 रुपए में आप जब तक आपका हिस्ट्री का पेपर हो नहीं जाता। ठीक है, हिस्ट्री के कोर्सेज चलते हैं हमारे। होम साइंस के कोर्स देखो, अभी हिस्ट्री, होम साइंस, हमारा होम साइंस, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अभी तो ये 4 सब्जेक्ट के हमारे कोर्स तैयार है। आने वाले टाइम में हम ज्योग्राफी के भी अपने कोर्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के भी कोर्सेज तैयार कर रहे हैं। पेंटिंग भी अभी काम चल ही रहा है। ठीक है, अब हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या है कि ना, हमारा जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल था ना, उस पर किसी कारण से हमारे क्या हुआ कि वो चैनल ना बंद हो गया। उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। उस पर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा थे। अभी बिल्कुल न्यू चैनल बनाया। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर आप समझ रहे, काम करने का मन नहीं कर पाता है। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग।